दोस्तों कहते हैं ना कि द ओनली थिंग कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। ये बात बिल्कुल सही है। हर दिन अपने साथ एक नई उम्मीद लेके आता है। हर सूरज की किरण अपने साथ आशाओं की नई किरणें लेके आती है। आज की डेट है 20 नवंबर 2019 और आज की ये सुबह कुछ लोगों के लिए बहुत अलग सुबह होगी। वो बहुत रिलैक्स्ड होंगे। जो स्टूडेंट्स ने कल सीए फाउंडेशन की एग्जाम खत्म की है उन लोगों के लिए सुबह बाकी बाकी मॉर्निंग से बहुत ही रिलैक्स होगी, जहां कोई प्रेशर नहीं है, कोई बर्डन नहीं है जल्दी उठने का, पढ़ने का, क्योंकि आज उनके पास कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। लेकिन अगर मैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स की बात करता हूं, सो दिस मॉर्निंग इज वेरी डिफरेंट फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स बिकॉज टुडे दे हैव टू अपियर फॉर देयर पोस्टपोन पेपर नंबर 5 एडवांस्ड अकाउंटिंग। सो आज का ये जो दिन है, ये दिन है बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों पोस्टपोन हुए हुए पेपर को लेके कई तरीके की गलतफहमी होती है, रूमर्स होती है कि नॉर्मली जो पेपर पोस्टपोन होता है वो पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं यहां आज आपके सामने आया हूं एक इन डेप्थ रिव्यू लेके कल के पेपर का। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर प्रेजेंटिंग रिव्यू ऑफ सीए फाउंडेशन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग पेपर एनालिसिस। तो दोस्तों मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सक्सेस सिर्फ उसी को मिलती है जो करता है स्मार्ट वर्क। मतलब मेहनत के पहले और मेहनत के साथ अगर आप थोड़ी प्लानिंग को जोड़ दें तो इट विल कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट योर एफर्ट्स एंड योर हार्ड वर्क। तो दोस्तों ये जो एनालिसिस है, ये जो रिव्यू जो आज हम करने जा रहे हैं, ये रिव्यू उन सभी स्टूडेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही जो फ्यूचर में सीए फाउंडेशन की एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कल 19 नवंबर 2019 को सीए फाउंडेशन का ये पेपर दिया। तो मेरे पास है सीए फाउंडेशन का पेपर जिसको मैं करने वाला हूं रिव्यू। देखिए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पे। कल जब मैं सेंटर पे गया तो बड़े ही मिक्स्ड एक्सप्रेशंस मुझे देखने को मिले। कुछ बच्चे बहुत ही खुश थे, दे वर वेरी एक्साइटेड, लेकिन कुछ बच्चे थे थोड़े उदास। और एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड मैं बताता हूं दोस्तों कि जब हम आपके चेहरों पे मायूसी देखते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये वीडियो बनाने का कारण है वो कुछ बच्चे मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स, मेरे चहीते स्टूडेंट्स जिनको मैं खुश देखना चाहता था, लेकिन वो एक क्वेश्चन ने उन्हें निराश कर दिया। तो मैं रात भर बैठा, ये पेपर को सॉल्व किया और मैंने कहा कि एक्चुअली मुझे फाइंड आउट करना चाहिए कि दोस्तों कि डू यू रियली हैव रीजन टू लूज योर स्माइल, एंड आंसर क्या है इसका आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सो प्लीज 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 इसे जरूर देखिएगा। और मैं एक चीज सभी से कहना चाहूंगा, किसी एक क्वेश्चन में, किसी एक 10 मार्क के क्वेश्चन में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके 90 मार्क के कॉन्फिडेंस को कम कर सके। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी में इतनी ताकत नहीं है। तो देखते हैं। सो ये पेपर का एनालिसिस मैं करता हूं आपके सामने। मैंने ये डॉक्यूमेंट दिया है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1A was as usual customarily based on true or false where you were given 6 statements for 2 mark each। आपको उसे सॉल्व करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1B जो था दैट वाज डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपको यहां पे डिस्टिंग्विश बताना है बिटवीन प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। दोनों का डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। 4 मार्क का क्वेश्चन था। जनरली इंस्टीट्यूट उम्मीद करती है कि आप 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स लिखें। थर्ड क्वेश्चन जो था 1C दैट वाज अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑन द टॉपिक डेप्रिसिएशन, जहां पे you have purchased 2 assets, subsequently in the next year you sold 1 asset and you bought another asset, and you have to prepare depreciation account for 2 years under WDV method। so 4 marks के लिए थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, बट मुझे लगता है कि that is worth giving और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप पूरे 4 आउट ऑफ 4 यहां स्कोर कर सकते हो दोस्तों। जैसे हमें लगा था, जैसे हमने उम्मीद की थी, क्वेश्चन नंबर 2A इज अ फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वेयर यू आर गिवन टोटल 8 statements, 8 adjustments and you have to first adjust your cash book। क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपके लिए यहां पढ़ूंगा। To show the appropriate rectifications required in the cash book of XYZ to arrive at correct balance as of 30th September 2018। मतलब पहले आपको एडजस्टमेंट्स को रेक्टिफाई करना है और उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया था ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा। 10 मार्क का क्वेश्चन आया ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जहां पे आपको दिए गए थे 6 सेंटेंसेस, 6 स्टेटमेंट्स
एंड क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट ऐसा आया कि उन्होंने आपसे कहा करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट एंड विद ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। सो दोनों ही कंडीशंस में, दोनों ही सिचुएशंस में आपको ये 6 एरर्स को रेक्टिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा और ये क्वेश्चन से बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने कल मुझे ईमेल भेजे हैं, व्हाट्सएप किया है, यूट्यूब पे कमेंट किया है, गिविंग देयर फीडबैक्स अबाउट द पेपर कि सर ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वही क्वेश्चन था जो आपने वेब सीरीज में कवर किया है। सो दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरी वेब सीरीज नहीं देखी एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर मे 2020 अटेम्प्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच माय वेब सीरीज सीजन नंबर 1। इट वाज बेस्ड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जहां पे टर्म्स ये थे कि गुड्स आर कंसाइन बाय कंसाइनर टू कंसाइन एट इनवॉइस प्राइस। आपको नॉर्मल कमीशन के साथ साथ स्पेशल कमीशन कैलकुलेट करना है। यहां पे 75% गुड्स बेच दिए, मतलब 25% क्लोजिंग स्टॉक है तो उसका वैल्यूएशन करना है, और साथ में आपको दिया है एडजस्टमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस माइनस इंश्योरेंस क्लेम आपको करना है, नेट लॉस आपको यहां पे असरटेन करना है। तो इस तरीके से 10 मार्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, फॉलोड बाय क्वेश्चन 3B ऑन सेल्स ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, व्हिच इज अनदर वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। Question number 3C had an internal option where there was one question for 5 marks on average due date. Yes, my dear friends, ये question के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। क्वेश्चन है बहुत ही आसान। टोटल यू आर गिवन 4 ट्रांजेक्शंस और आपको पहले एवरेज ड्यू डेट फाइंड करना है, और यहां पे दिया द पार्टी वांट्स टू मेक पेमेंट ऑन 10th जुलाई 2019 विच सपोजिंगली विल बी आफ्टर द एवरेज ड्यू डेट। तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फ्रॉम एवरेज ड्यू डेट टिल 10th of July 2019, और उसको ऑप्शन था अनदर क्वेश्चन ऑन अकाउंट करंट विच इज अगेन फॉर 5 मार्क्स। सो जैसा हमने वेब सीरीज में डिस्कस किया था कि मैंने आपसे कहा था कि सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, अकाउंट करंट, एवरेज ड्यू डेट, ये तीनों टॉपिक पे मिला के 10 मार्क का पेपर पक्का आएगा, एंड हियर इट इज 10 मार्क का पेपर ये तीनों टॉपिक्स पे मिला के आया है। क्वेश्चन नंबर 4A was based on partnership accounts where the financial year is from January to December, लेकिन पार्टनर की डेथ होती है ऑन 1st of May। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है क्योंकि यहां इस पूरे क्वेश्चन में आपको 3 चीजें करने के लिए कहा गया है। यू हैव टू शो द कैलकुलेशन ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर टिल द डेट ऑफ डेथ, वो एनी विच वेज हमें करना ही पड़ेगा, P&L सस्पेंस अकाउंट की यहां बात हो रही है। सेकेंड थिंग आपको करना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विच इज टू बी डन यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोस्तों अगर आप रिकॉल करोगे तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की हमने बहुत बहुत डिफिकल्ट मेथड्स देखी, लेकिन उन सभी मेथड्स को साइड में करते हुए इंस्टीट्यूट ने आपसे सवाल पूछा है सबसे आसान मेथड पे, एवरेज प्रॉफिट मेथड पे, और आपको बनाना है डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर का अकाउंट। यस दोस्तों, जो डिसीज पार्टनर है उसको कितना अमाउंट पेएबल है ये आपको दिखाना है, हाउ मच अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत आसान है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, समय देने लायक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यू नेल द शो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है। यहां पे इनकम एक्सपेंडिचर दिया है, बैलेंस शीट दी है, और दोनों को प्लस कुछ एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करके आपको बनाना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। 10 मार्क्स इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5A is again बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, and I would like to really appreciate ICI for the way they have prepared this paper, और जिस तरीके से ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बनाया गया है ना, hats off to ICI। यहां पे आपको एक गलत और टैलीड ट्रायल बैलेंस दी गई है। हाँ दोस्तों, एक ट्रायल बैलेंस जो टैलीड है पर गलत है, आपको उस ट्रायल बैलेंस को सही करना है। सही करना है मतलब कुछ ऐसे बैलेंसेस है जो डेबिट के क्रेडिट में आ गए और क्रेडिट के डेबिट में आ गए, आपको उन्हें सही करना है, नई ट्रायल बैलेंस बनाना है, और जो भी डिफरेंस होगा उसको कैरी फॉरवर्ड करना है सस्पेंस अकाउंट में। दोस्तों यहाँ पे ट्रायल बैलेंस तो आप सभी की टैली होगी, लेकिन देखना यह है कि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस किसका सही होता है। जिसका सही होगा उसको पूरे 5 मार्क मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5B भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इट इज बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। जिसने भी ये अच्छे से पढ़ा होगा, ही वुड हैव सर्टेनली टैकल दिस क्वेश्चन। 5 to 10 मिनट्स में क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5C, हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5C वो क्वेश्चन था जिसने आप सबको डरा दिया होगा। सो मैं अभी इस क्वेश्चन के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आज के इसी वीडियो में मैं आपके साथ ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाला हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं उन सभी चेहरों पे स्माइल जिन पे कल ये स्माइल मिसिंग थी, और मैं कोई स्टूडेंट के चेहरे पे निराशा नहीं चाहता हूं। ये जो क्वेश्चन था ये पढ़ के बच्चा एक बार डर गया और समझ नहीं पाया कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक पे बेस्ड है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये
कंबाइंड क्वेश्चन है, हाइब्रिड क्वेश्चन है ऑन द टॉपिक ऑफ फाइनल अकाउंट्स प्लस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विद a little bit essence added by ICI on the topic सिंगल एंट्री सिस्टम, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने, हाँ दोस्तों कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने 11th और 12th में पढ़ा होता है। सो मैं जैसा आपसे कह रहा था कि किसी एक 10 मार्क के क्वेश्चन में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपका कॉन्फिडेंस छीन सके। देखेंगे हम जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 6A, वो आया कंपनी अकाउंट्स पे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। A company is issuing 50,000 equity shares at premium. Yes, my dear friends, the terms of issue are shares are issued at premium and they have got full subscription. So no over subscription, no pro rata allotment, जिससे बच्चों को डर लगता है दोस्तों, वो इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा। हुआ यहाँ पे यह है कि कुछ शेयर होल्डर्स ने कुछ अमाउंट्स पे नहीं किए, कंपनी उनके शेयर्स फोरफीट कर रही है और फोरफीट करने के बाद उन शेयर्स को डिस्काउंट पे रीइश्यू कर रही है। मतलब शेयर फोरफीचर यूज होगा पार्शियली और जो अनयूटिलाइज्ड होगा वो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। सो दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू टेक केयर एंड आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली मैनेजेबल। 15 मार्क का क्वेश्चन है, 20 से 25 मिनट लगेंगे, ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व किया जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का दोस्तों आया, वेयर यू हैव टू स्टेट द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिकल इन्वेंटरी सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम फॉर 5 मार्क्स। सो आप देख रहे हैं पेपर बहुत ही बैलेंस पेपर था, बहुत ही अच्छा पेपर था। मेरे तरफ से मैं कुछ फर्दर एनालिसिस पॉइंट्स अगर आपके साथ शेयर करूं तो ये है वो एनालिसिस पॉइंट्स। इस पूरे पेपर में जो मुझे सरप्राइज कर रहा है वो बात है ये कि पूरे पेपर पे कहीं पे भी इंस्टीट्यूट ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, जबकि बहुत कुछ पूछा जा सकता था। 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे इंस्टीट्यूट ने उम्मीद से कम मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे हैं, दैट इज इन्वेंटरी वैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इन दोनों में से किसी तो एक टॉपिक पे फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा 10 मार्क का, बट इंस्टीट्यूट ने थोड़ा हमें सरप्राइज किया यहाँ पे और उन्होंने ज्यादा एम्फोसिस दिया है ये 2 टॉपिक्स को, दैट इज फाइनल अकाउंट्स एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। फाइनल अकाउंट्स और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर दोनों पे 15 मार्क के क्वेश्चंस आए हैं और वो जो क्वेश्चन है जिसने हमारे बच्चों को डरा दिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5C जो था 10 मार्क का। वो 10 मार्क को मैंने स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया बिटवीन द 2 टॉपिक्स इक्वली, दैट इज 5 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। सो दैट टेक टोटल ऑफ दीज 2 इंडिविजुअल टॉपिक्स टू 20 मार्क्स ईच। सो टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, नवंबर 2019 सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन पेपर का एपिसेंटर की अगर मैं बात करता हूं तो दैट वाज फाइनल अकाउंट्स एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। द मिस्ड आउट टॉपिक वाज बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड द टॉपिक्स वेयर मोर एम्फसाइज्ड वाज एक्सपेक्टेड बट नॉट गिवन वर इन्वेंटरी वैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। सो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर आप ये पेपर को कितने मार्क्स देते हैं आउट ऑफ 10 मार्क्स, जहां पे 0 बहुत आसान होता है और 10 बहुत डिफिकल्ट होता है, तो अगर मैं आपसे कहूं तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है या जो रैंकिंग है, दैट विल बी समवेयर अराउंड 8 मार्क्स। 8 marks is a very very average ranking. It's not too difficult paper, it's not too easy paper. लेकिन मैं इस पेपर के लिए आपसे आज ये कहना चाहूंगा कि 40 मार्क इस पेपर में लाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मैनेजेबल है। मतलब सब्जेक्ट वाइज इस पर्टिकुलर पेपर में फेल होना गुनाह होगा दोस्तों, ये चीज समझना। 50 मार्क के लिए मतलब टू ऐड मोर 10 मार्क्स यू नीड लिटिल बिट ऑफ मोर प्रिपरेशन, बिकॉज अगर आप इस पेपर में ही 50 स्कोर कर लेते हैं तो आप किसी और सब्जेक्ट पे एग्रीगेट के लिए डिपेंड नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको 50 के अबाव स्कोर करना है तो आपको थोड़े अच्छे लेवल की प्रिपरेशन चाहिए, जो कि वेब सीरीज में हमने ऑलरेडी किया था, क्लास में हमने किया था। तो वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने लाइव मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं पुणे में या फिर जो भी इंडिया में अलग अलग वर्चुअल सेंटर से पढ़ रहे हैं या जिन्होंने भी पेन ड्राइव से प्रिपरेशन किया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि 50 is not a problem for you guys to get in this particular paper. Yes, now all you need to see about scoring. Another thing what I recommend now is, suppose अगर आपको 5C से डर भी लगा है तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 ये 5 में से कोई भी 4 ही सॉल्व करना है ना। तो अगर ऐसा किसी केस में आपको लग रहा है कि 5 नंबर हमें डिफिकल्ट लगा है तो आप कभी भी इसको ऑप्शन में कंसिडर कर सकते थे और आगे भी बढ़ सकते थे। इट्स ओनली हाउ यू टेक अप द थिंग्स। बट मैं पूरी तरह आपसे एग्री हूं, एग्जामिनेशन सिचुएशंस बहुत अलग होती है, वो समय बहुत अलग होता है, बहुत डिसीजंस बहुत फास्ट लेने पड़ते हैं। ये है वो क्वेश्चन नंबर 5C जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए मैं लेके आया हूं और व्यूअर से भी ज्यादा मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है टू सी द सैड फेसेस ऑफ फ्यू ऑफ माय स्टूडेंट्स जिनसे मैं बहुत ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहा था।
So please don't get disheartened. Look at the question. I've solved the question and I'm solving this question. इंडिया का ये पहला वीडियो होगा दोस्तों जहां कल पेपर हुआ है, आज सुबह आपके सामने रिव्यू ही अवेलेबल नहीं है, बल्कि मैं आपके सामने बैठ के ये इस पेपर का सबसे सो कॉल्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने बैठ के सॉल्व कर रहा हूं. सो प्लीज इसे मिस मत कीजिए, बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा, ध्यान दीजिए. द बैलेंस शीट ऑफ मित्तल ऑन 1st January 2018 was as follows. You are given a balance sheet of Mittal proprietor during 2018. Now this word is very important, during 2018. अगर यहाँ 2018-19 दिया होता था तो मतलब होता था फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1st April to 31st March, लेकिन यहाँ सिर्फ दिया 2018. इसका मतलब है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st January 2018 एंड इट एंड्स ऑन 31st December 2018. सो आपको ये जो बैलेंस शीट दी गई है, एक बार इसकी डेट की तरफ ध्यान दीजिए. ये है 1st January 2018. तो कैन आई से गाइस दैट दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस शीट, right? Balance sheet at the beginning of the year. So you are given opening balance sheet and then you are told that during the year the P&L account revealed the net profit of 15,10,000. मतलब फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज हो चुका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे बन चुके हैं और उसके हिसाब से हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है 15,10,000. दिस वाज आफ्टर अलाउिंग द फॉलोइंग. और ये जो नेट प्रॉफिट आया है ये 1 2 3 पॉइंट्स कंसिडर करने के बाद आया है. ठीक है, आपसे कहा है कि हिज करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन, तीसरी डेट आ रही है दोस्तों इस क्वेश्चन में 31st December 2018. डेट पे ध्यान देना, ड्यूरिंग 2018 और ये 31st December 2018, मतलब ये है हमारी कौन सी डेट, क्लोजिंग डेट. सो हिज करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन क्लोजिंग डेट वर, तो हमें एंड ऑफ द ईयर के बैलेंसेस दिए गए हैं, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक एंड ट्रेड पेबल्स का. ओके, during the year he withdrew 6,000 rupees, 6,20,000 for domestic use. Closing inventories is equal to net trade receivable at the year end. You are required to draw up the revised P&L and balance sheet at the end of the year. Now what do you mean by this particular word revised P&L? तो इसके लिए मैं यहां पे हाईलाइट करना चाहूंगा क्वेश्चन का ये वाला पार्ट. दोस्तों अगर आप क्वेश्चन के सिर्फ इतने पार्ट को देखते हो तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बेस्ड है ऑन फाइनल अकाउंट्स, लेकिन कभी भी फाइनल अकाउंट तब तक नहीं बन सकते जब तक वो एरर से फ्री ना हो, और उसके लिए आपको करना होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो दिए हैं इस पार्ट में. लेकिन अगर आप क्वेश्चन के इस पार्ट को ऑब्जर्व करते हो और पूरी स्ट्रक्चरिंग को देखते हो तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको साइन करता है, सिग्निफाई करता है, इशारा देता है एक टॉपिक की तरफ, जिस टॉपिक का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम. ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट्स मुझे मिले हैं. तो ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, टैक्टफुली फ्रेम किया गया है टू चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. देखते हैं दोस्तों इसको कैसे सॉल्व किया जाए. तो आपको बनाना है रिवाइज्ड P&L एंड बैलेंस शीट. मतलब अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपका मेन आंसर क्या है, तो हमारा यहां पे इस क्वेश्चन में मेन आंसर है दो चीजें. हमें बनाना है रिवाइज्ड P&L. तो मैं यहाँ पे उसका फॉर्मेट बनाता हूं दोस्तों. मैं बहुत बिना डिटेल फॉर्मेट्स बनाए ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, सो प्लीज बेयर विद मी फॉर दैट एंड एक्सक्यूज मी फॉर दैट. और मेरा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ आप लोगों को ये बताना कि जितना आप डिफिकल्ट समझ रहे हैं ये उतना डिफिकल्ट नहीं है. ओके, सो दैट्स ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू मेक राइट नाउ. सो दिस इज माय रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस इज for the year ended 31st December 2018. और ये है हमारी बैलेंस शीट. इसके आगे रिवाइज मत लिखना क्योंकि 31st December 18 की तो बैलेंस शीट अभी तक हमने बनाई नहीं है. बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2018. करेक्ट. तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट और कुछ एडजस्टमेंट्स को कंसिडर करके क्लोजिंग बैलेंस शीट यहाँ बनाना है. एडजस्टमेंट्स देखते क्या क्या है. एडजस्टमेंट है 3. एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जाता हूँ और कैपिटल के आगे बनाता हूँ स्टार मार्क, एग्जैक्टली द वे वी डू इन फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चन. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी is 10% एंड फर्नीचर फिक्सचर इज 5%. तो मैं यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी को स्टार मार्क करता हूँ, फर्नीचर फिक्सचर को भी स्टार मार्क करता हूँ. और फिर हमसे कहा गया है दैट यू हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल. ध्यान रखना
एज ऑन 31st December 2018, मतलब यू हैव टू क्रिएट RDD प्रोविजन ऑन क्लोजिंग डेटर्स। वैसे भी यही नॉर्मली होता है और क्लोजिंग डेटर की वैल्यू हमें यहाँ नीचे पैराग्राफ में दी गई है। तो हम क्या करते हैं, हमने जो ऊपर दिया गया है बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, उसमें से जो जो स्टार मार्क आइटम है उसको कंसिडर करके हम ये कैलकुलेशंस करते हैं। मेरा कैलकुलेटर मेरे पास है और मैं ये कैलकुलेशंस कर रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया गया है प्लांट एंड मशीनरी, टोटल वैल्यू दी गई है उसकी 31 लाख। आपसे कहा है कि यू हैव टू प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन इट, मतलब 31 लाख का दोस्तों 10% कितना होगा, 3,10,000। तो मेरा जो P&L अकाउंट बनेगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये P&L अकाउंट के डेबिट में आएगा टू depreciation plant and machinery. I charge depreciation 3,10,000 over year। और अब दोस्तों यहां पे होगा क्या, जो मेरी प्लांट एंड मशीनरी की WDV है वो होगी 31 लाख माइनस 3,10,000। सो मैं आता हूं बैलेंस शीट में और यहां पे आके लिखता हूं मैं प्लांट एंड मशीनरी, द रिटन डाउन वैल्यू कम्स टू 27,90,000। Coming to the next asset given in the question, that is furniture and fixture, जिसकी वैल्यू दी है आपको 4 लाख और आपसे कहा है कि इस पे आपको 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर 4 लाख का 5% दोस्तों होता है 20,000 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और मैं आता हूं बैलेंस शीट में और यहां पे लिखता हूं फर्नीचर एंड फिक्सचर 4 लाख माइनस 20,000 दोस्तों होता है 3,80,000, दैट इज द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर। मूविंग अहेड, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक एंड इन्वेंट्री, ये तीन बैलेंसेस आपको कहां से मिलेंगे, तो आप अगर ये पैराग्राफ देखोगे तो आपको यहां से मिलेंगे, जिसको मैं लेता हूं। ट्रेड रिसीवेबल है 21 लाख, मतलब डेटर्स का दोस्तों बैलेंस दिया गया है 21 लाख, पर भूलिएगा मत, आपको क्वेश्चन में कहा है कि आपको उस पर 5% प्रोविजन करना है। तो 21 lakhs I take on my calculator into 5%, मतलब 2 RDD मेरे P&L अकाउंट में मैंने डेबिट किया होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एज 1,05,000 और मेरे बैलेंस शीट में डेटर्स अपीयर होंगे किस वैल्यू पे, 21 लाख माइनस 1,05,000, दैट बिकम्स 19,95,000। So that is how I get the balance of my debtors। कैश का बैलेंस आपको दिया गया है 5,20,000, वो मैं एज इट इज यहां यूज कर लेता हूं, कैश एट बैंक 5,20,000 ये बैलेंस मुझे दिया गया है। आपको उसके बाद दिया है बैलेंस ट्रेड पेबल्स, मतलब क्रेडिटर्स 13,84,000। आई कम टू माय बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड और मैं यहां के लिखता हूं क्रेडिटर्स 13,84,000। और फिर यहां लास्ट बैलेंस आपको दिया गया है, जो आपसे कहा है विड्रॉल, ड्राइंग के बारे में 6,20,000। तो ड्राइंग हमारा आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, हम लिखते हैं कैपिटल में सबसे पहले मैं लूंगा दोस्तों ओपनिंग कैपिटल मुझे कहां से मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगा। चेक कीजिए कितना है, दिस इज ऑल डन। 51 लाख इज माय ओपनिंग कैपिटल गाइस। सो ये 51 लाख रुपीज यहां पे आएगा इनर कॉलम में, और इसमें से ये जो ड्राइंग्स आपको दिए हैं वो यहां पे सब्सट्रैक्ट होंगे 6,20,000, करेक्ट। करंट ईयर का जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, सर्टनली उसको हम देखेंगे। आपसे कहा है क्लोजिंग इन्वेंट्रीज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल्स, नेट ट्रेड रिसीवेबल, ये वर्ड को मैं स्पेशल फोकस करना चाहूंगा, नेट ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स माइनस RDD। तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू नेट ट्रेड रिसीवेबल्स। तो आई कम टू माय बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर और मैं यहां लिखता हूं क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी 19,95,000। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक्सीडेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, इट इज इक्वल टू नेट ट्रेड रिसीवेबल्स और इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। तो ये जो पैराग्राफ दिया था उसको मैंने कर लिया है पूरी तरह यूज। आपसे बैलेंस शीट में और कौन से वैल्यूज दिए हैं, ट्रेड पेबल्स हमने कंसिडर कर लिया है, एक्सपेंसेस पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम देखेंगे अलग से। कमिंग टू एडजस्टमेंट, आपसे कहा है कि करंट ईयर का नेट प्रॉफिट निकल चुका है और वो है 15,10,000 और ये नेट प्रॉफिट आपको मिला है एडजस्टमेंट ABC। मैं ये लाइन को करता हूं थोड़ा छोटा, ये 3 एडजस्टमेंट्स कंसिडर करने के बाद, लेकिन ये प्रॉफिट गलत है क्योंकि ये जो पिंक कलर से हाईलाइटेड एडजस्टमेंट है इसको आपने कंसिडर नहीं किया है। तो हमें देखना है कि वो क्या होगा, किस तरीके से होगा। एडजस्टमेंट 1 कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम, ओके। इसकी एंट्री पास करते हैं। ओपनिंग कैपिटल है 51 लाख,
51 लाख पे 6% होता है 3,06,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैपिटल में जाके ऐड करते हैं 3,06,000, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है दिस इज एन एक्सपेंस, सो इट विल गो टू द डेबिट ऑफ P&L अकाउंट एज 3,06,000। मतलब दोस्तों अगर आप गौर फरमाएंगे तो ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट नंबर ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए नहीं, आई विल से रोमन नंबर 1. This is my adjustment Roman number 2 where I have to provide depreciation on two asset, and this is my adjustment Roman number 3 where I have to create RDD. तो आपसे मैं फिर से आता हूं, क्वेश्चन में कहा है कि ये जो नेट प्रॉफिट निकला है ये इन तीनों के बाद निकला है और ये गलत है। तो दोस्तों मुझे यहां पता है क्या करना पड़ेगा। अब मैं क्वेश्चन के एपिसेंटर पे आ रहा हूं। मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट मैं कैसे निकालता हूं। इट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट जो दिया है आपको 15,10,000, इसमें मैं ऐड कर देता हूं एक्सपेंसेस ऑफ 1, 2 एंड 3। ये जो एडजस्टमेंट 1, 2, 3 के टोटल अमाउंट्स हमने यहां डेबिट किए हैं, इन तीनों को मुझे ऐड करना होगा, मतलब ये सारी फिगर्स को। सो 3,06,000 प्लस 3,10,000 प्लस 20,000 प्लस 1,05,000, दैट गिव्स मी टोटल एज 7,41,000। और ये 7,41,000 को मैं 15,10,000 में ऐड करता हूं तो जाके मुझे जीपी मिलेगा एज 22,51,000। दोस्तों मेरा नेट प्रॉफिट गलत है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि P&L बनाना है तो मुझे सही ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेरे P&L अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से बना होगा, दैट इज 22,51,000। ये फिगर इस पूरे क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है तो परचेजेस सेल्स के बारे में सोचना नहीं है। अब हम देखते हैं एरर्स हुए क्या है। While preparing the P&L account, he has forgotten to provide number 1 outstanding expenses 1,85,000। कोई बात नहीं, क्योंकि हम अभी रिवाइज P&L बना रहे हैं तो अब हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रोवाइड करता हूं तो मेरा P&L अकाउंट यहां पे डेबिट होता है, और वो डेबिट हो रहा है कितने अमाउंट से, 1,85,000 से। सिर्फ इतना ही नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आल्सो माय लायबिलिटी, सो इट विल आल्सो अपीयर ऑन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,85,000। Apart from that, the second error what you have done is you have forgotten to provide for prepaid insurance to the extent of 25,000. Prepaid insurance is an expense which is prepaid, is not actually your expense। मतलब prepaid इंश्योरेंस की वजह से आपका P&L अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, या फिर मैं उसको डेबिट साइड में लिख के माइनस कर सकता हूं टू प्रीपेड इंश्योरेंस, एंड आई कैन सब्सट्रैक्ट 25,000 फ्रॉम ईयर। Alternatively, I can write on the credit side, answer will not change। प्रीपेड इंश्योरेंस दोस्तों मेरी एसेट होती है, तो मैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता हूं और लिखता हूं प्रीपेड इंश्योरेंस 25,000, करेक्ट। तो ये दो एरर्स जो हुई थी जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट गलत आ रहा था, वो अब हमने रेक्टिफाई किया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम फाइंड आउट करेंगे करेक्ट नेट प्रॉफिट। टोटल है 22,51,000, टोटल है 22,51,000, और उसमें से मैं माइनस करता हूं ये सारे फिगर्स, माइनस 1,85,000, ये 25,000 को ऐड करना पड़ेगा, माइनस 3,06,000, माइनस 3,10,000, माइनस 20,000, माइनस 1,05,000, दैट गिव्स मी 2 नेट प्रॉफिट रिवाइज्ड नेट प्रॉफिट। दोस्तों ये फिगर आ रही है 13,50,000। ये नेट प्रॉफिट जो है ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में, यहां पे ऐड होगा 13,50,000, और अब मुझे मिलेगा नया कैपिटल बैलेंस। तो 51 लाख माइनस 6,20,000 प्लस 3,06,000 प्लस 13,50,000, दैट गिव्स मी बैलेंस ऑफ 61,36,000। I take total on liability side, so 61,36,000 plus outstanding expense 185 plus creditors 13,84,000, that gives me total as 77,05,000। and coming to asset side मैं total लेता हूं, fingers cross ये टैली होना चाहिए। आप भी मेरे साथ टोटल लीजिए, यस टैली हो गया, 77,05,000
5000। सो दोस्तों इस तरीके से आप देख रहे हो क्वेश्चन है बहुत ही आसान, थोड़ा कूल माइंडेड होने की जरूरत है, थोड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत है। 77,05,000 पे हमारी नई बैलेंस शीट टैली हो रही है, ये आपको बना। सो दोस्तों ऑल सेट एंड डन में आपसे ये कहना चाहूंगा कि यार किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को इतना ओवरराइड मत होने दो, इतना इंपॉर्टेंस मत दो कि वो आपका पूरा कॉन्फिडेंस गिरा दे। हम कई महीनों से, शायद कुछ लोग कई सालों से इस पर्टिकुलर एग्जाम की बहुत मेहनत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, और किसी भी एक क्वेश्चन में इतना दम नहीं है कि वो हमारी मोटिवेशन को, हमारी मेहनत को कहीं पे भी ब्रेक कर सके। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और बिफोर आई कंक्लूड दिस वीडियो, मैं लास्ट चीज आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि वो सारे दोस्त मेरे जिन्होंने कल पेपर दिया है और जिनको 1% भी डाउट है कि आप शायद ये पेपर में पास नहीं हो पाएंगे, तो मैं फिर से कह रहा हूं यार, समय वेस्ट मत करो, पढ़ने बैठ जाओ, पढ़िए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करोगे तो अगले एग्जाम में आप पक्का रिजल्ट ला सकते हो। आप पढ़े ना पढ़े, अगली डेट आपके तरफ फास्ट अप्रोच हो रही है। ऑल दोज हु वांट टू स्टडी अकाउंट्स, दे कैन परचेज माय पेन ड्राइव फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स एंड the other subjects also of the faculties of our academy, Zavris Professional Academy. We have also announced the special revision batch for those students who won't be able to succeed in November 2019 exams starting from 1st February 2020. It's a rapid batch for 140 hours, wherein 140 hours will be doing complete revision of all the 4 subjects of CA Foundation, and that will be conducted at our Pune live batch होगा यहाँ पे पुणे में। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो सारे मेरे दोस्त जो सीए फाउंडेशन नवंबर 2000 एग्जाम में पास हो जाएंगे, उन लोगों को हम जरूर मिलना चाहेंगे। इंटरमीडिएट में हमारे इंटरमीडिएट की बैच स्टार्ट हो रही है 1 फरवरी 2020 से, जरूर मिलिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आप जो लोग हमारे साथ पढ़ रहे थे, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा पढ़ने का एक बिल्कुल नया तरीका, और एक नया तरीका आप यहाँ एक्सपीरियंस करेंगे जब आप हमारे साथ इंटरमीडिएट पढ़ेंगे 1 फरवरी 2020 को। जरूर आइएगा। इफ यू वांट टू डू इंक्वायरीज फॉर द बैचेस एंड द टाइमिंग्स एंड अदर डिटेल्स, यू कैन कॉल टू माय ऑफिस स्टाफ। आवर ऑफिस नंबर इज 9604668844 और 9623668844 और 9689668844। अल्टरनेटिवली अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप अगर पुणे में हैं, अराउंड है, तो आप आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जरूर मिल सकते हैं। और मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ये है मेरी ईमेल आईडी। और YouTube का कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, आप बिल्कुल यहाँ कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी एंड वेरी ग्लैड टू सर्व यू, टू हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल वेज। मीनवाइल अगर आप चाहें तो हमारे इंटरमीडिएट के वीडियो लेक्चर्स, डेमो वीडियो लेक्चर्स आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं, YouTube पे अपलोडेड है, जिसकी लिंक और जिसके थंबनेल्स आपको वीडियो के एंड पे मिलेंगे। अपनी हॉबीज को एक्सरसाइज करते रहिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, जिंदगी ना मिले दोबारा।